So we next take up hunger, hardships, and popular revolt. That is the next topic under Unit 3, the Age of Revolutions, 1830 to 1848. This is the next topic. In simple words, it means what was the economy of Europe at that time in the 1830s? What kind of economy? किस तरह के आर्थिक हालात थे यूरोप के 1830s में? तो उसके बारे में बात की गई है और नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको इस पैराग्राफ में. यू विल फाइंड पहला तो लिखा हुआ है इंक्रीज इन पॉपुलेशन. यूरोप में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी उन दिनों एंड जो एग्जिस्टिंग सोर्सेस ऑफ इनकम थे वो काफ़ी नहीं बढ़ रहे थे. फार्मिंग ही मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था और तब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था और लोग गांव से शहर जा रहे थे जॉब्स की तलाश में बिकॉज फैक्ट्रीज मैक्सिमम शहर में लगी हुई थी और उसी के लिए वो लोग वहाँ जाते थे. तो वी फाइंड दैट पीपल इन यूरोप दे मूव टू सिटीज एंड सिटीज में इतनी भी जॉब्स नहीं थी जितने लोग भर भर के जा रहे थे. तो देर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन द सिटीज. अनएम्प्लॉयमेंट एक है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट. मोर नंबर ऑफ जॉब सीकर्स देन नंबर ऑफ जॉब्स. फिर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी. ओके एंड देयर वॉज प्रॉब्लम ऑफ शेल्टर. रहना कहाँ पर है? हाउसिंग प्रॉपर नहीं थी. घर इरेगुलर जगह पे रह रहे थे शेल्टर्स में. तो दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्लम्स. शहरों में झोपड़पट्टी का स्लम एरियाज डेवलप होने शुरू हो गए बिकॉज रेगुलर जगह पे तो घर अवेलेबल ही नहीं थे. देन कंपटीशन फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया लगभग 1760 के आसपास और वो यूरोप तक फैलते फैलते काफ़ी साल लग गए. तो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज थी वो एडवांस थी देन यूरोपियंस. उनकी फैक्ट्रीज में ज़्यादा अच्छा सामान बनता था. एज अ रिजल्ट वी फाइंड दैट इन इंग्लैंड द प्रोडक्ट्स वर बेटर फिनिश्ड, सुपीरियर इन क्वालिटी. तो जब ऐसे प्रोडक्ट्स यूरोप आते थे तो यूरोपियंस के अपने नहीं बिकते थे, इंग्लैंड के बिकते थे. तो यूरोपियन के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको इंग्लैंड के सामान से बहुत कंपटीशन फेस हो रहा था. ये भी इनकी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि हम इन मुश्किलें ही बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स बढ़ रहे हैं उस टाइम की. तो ये बड़ी दिक्कत आती थी इंग्लैंड के सामान की वजह से. एग्जाम्पल भी दिया है बुक में, कपड़ा टेक्सटाइल का दिया हुआ है कि इंग्लैंड का बना हुआ, मैनचेस्टर का बना हुआ कपड़ा आ जाता था तो यूरोप का अपना कपड़ा बिकता नहीं था, इंग्लैंड का ही वहाँ बिकता रहता था. हालांकि इंग्लैंड वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूरोप, लेकिन हम शो करने के लिए बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड एडवांस था देन रेस्ट ऑफ यूरोप, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं. फ्यूडलिज्म वॉज अनदर प्रॉब्लम. बड़े बड़े जमींदार थे गांव में और जमीनें उनके नाम पर थी और किसान या मजदूर उनके खेतों में काम करते थे और उनका कर्जा उनके सिर पे बहुत ज़्यादा होता था. तो फ्यूडलिज्म भी इनको तंग करता था. और कभी अगर फसल खराब हो गई, बुरा वेदर आ गया, जैसे आजकल देखो पंजाब में या पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में इतनी बारिश हो रही है, फ्लड्स आए हुए हैं. अब जितने भी खेत हैं उनकी फसलें खराब हो गई हुई हैं तो नेचुरली इट विल लीड टू इंक्रीज इन पॉवर्टी. तो फ्रांस में अगर ऐसा कुछ होता था, यूरोप में कुछ ऐसा होता था तो बैड हार्वेस्ट की वजह से या मौसम खराब हो गया तो फूड प्राइसेस राइज कर जाती थी एंड इट लेड टू इंक्रीज इन पॉवर्टी. बुक में पॉपुलिज्म लिखा हुआ, दैट मीन्स पॉवर्टी ओनली. इंक्रीज इन पॉवर्टी ये थी इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस एट दैट टाइम एंड दे वर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट. तो ऐसे माहौल में 1848 में एक अटेम्प्ट किया गया टू यूनिफाई जर्मनी. हालांकि उसको हम फेल्ड अटेम्प्ट बोलते हैं, फेल्ड अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी. वो फेल्ड अटेम्प्ट था क्योंकि कामयाब नहीं हुआ. लेकिन उसमें हुआ क्या, उससे पहले हम छोटी सी बात पढ़ेंगे कि ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी तो उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ उन लोगों ने कि सिलेशिया नाम का एक गांव था. वहाँ पर वीवर्स जो थे वो एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते थे और कॉन्ट्रैक्टर उनको पहले रॉ मटेरियल ला कर देता था और बाद में बना हुआ कपड़ा उनसे खरीद लेता था. अब कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत से सालों से कपड़े का प्राइस नहीं बढ़ाया तो उसी प्राइस पर खरीदी ही जा रहा था. रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा था, चीज़ें महंगी हो गई थी. वीवर्स ने उससे जब डिमांड की कि आप प्राइस बढ़ाओ तो वो सुनता नहीं था. तो लोग अपनी पॉवर्टी से इतना फेड अप हो गए और उनको लगा ये कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ाता इसलिए हमारे हाथ में पैसा नहीं आता. तो उन्होंने उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, उसका घर वगैरह तोड़ दिया, उसके बही खाते जला दिए. वो अपनी फैमिली को लेकर भाग गया और कुछ देर बाद आर्मी को रिक्वेस्ट की, आर्मी आ गई और गोली चला दी जिसमें 11 वीवर्स मारे गए. तो हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं वायलेंट प्रोटेस्ट हो गई. और तो पुअर लोग तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर फ्रांस, ठीक है, ऑल ओवर यूरोप इवन. ओके, दे वर प्रोटेस्टिंग. तो वो प्रोटेस्ट चल रही है, बहुत बड़ी प्रोटेस्ट थी. और हमने पढ़ा हुआ मिडिल क्लास लोग, पढ़े लिखे लोग जो नेशन बनाना चाहते थे, इन लोगों ने कहा कि अगर हम भी नेशन बनाने की कैंपेन रन करते हैं तो हमें फिर से ग्रास रूट लेवल से करना पड़ेगा,
सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो ये जो पुअर पीपल ऑलरेडी रिवोल्ट कर रहे हैं, रेवोल्यूशन ऑफ द पुअर, क्यों ना अपने रेवोल्यूशन को, जो नेशन बनाने के लिए, वो इसके साथ क्लब कर दें, ज्वाइनिंग बाय द मिडिल क्लास, कि हम भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक बड़ा रिवोल्ट भी बन जाएगा और हमें एक रेडीमेड नेटवर्क मिल जाएगा, हमें फिर से ग्राउंड लेवल में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन लोगों ने इनको ज्वाइन कर लिया, अपनी डिमांड्स उनकी डिमांड्स के साथ रख दी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं ये लोग, फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं, वो सारे डिमांड्स इसके साथ अटैच कर दी। ओके, जिसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन हो गया, पार्लियामेंट काइंड ऑफ बॉडी मांग ली, ओके, ये सारा कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन मांग लिया। तो ऐसे माहौल में लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट किए 1848 में, और 831 बंदों को चुन भी है, लेकिन ये सारे के सारे मिडिल क्लास लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, और बड़ी जल्दी इन लोगों ने इस मूवमेंट की लीडरशिप पोजीशन अपने हाथ में ले ली, और फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में कहा कि यहाँ पर हम अपनी पहली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया इन लोगों ने। और इस टर्म्स पे, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम जो हैं, विलियम फोर्थ, जो उस वक्त के प्रशा के किंग थे, उनको ऑफर कर दिया क्राउन कि आप आ जाओ, आप यूनाइटेड जर्मनी का किंग बन जाओ, आप एम्परर बन जाओ, और लेकिन काम करोगे आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं। तो किंग को लगा कि ये तो बड़ी ही एक रेस्ट्रिक्टेड सी पोजीशन है, उसने वो बात नहीं मानी, और यूरोप भर के बाकी जो मोनार्कीज है जहाँ पर रिवोल्ट चल रहे थे, उनको ज्वाइन कर लिया जाके। और इधर यहाँ पर क्या हुआ कि पुअर लोगों को लगा कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो उनकी डिमांड्स जो है ना, गरीबी हटाने वाली, उस पर फोकस नहीं करते, ये लोग सिर्फ अपनी ही डिमांड्स की बात करते हैं। बहुत समझाने पर, बहुत बोलने पर भी वो लोग सुनते नहीं थे। तो पुअर लोगों को लगा कि ये कहीं ना कहीं हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारा इनके साथ गुजारा नहीं है। तो उन लोगों ने अपना सपोर्ट बैक ले लिया, खींच लिया वापस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से। तो जब उन्हीं की गिनती ज़्यादा थी, जब उन्होंने सपोर्ट वापस खींच लिया, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में थोड़े से लोग रह गए। तो अब ये इजी था किंग और आर्मी के लिए, वो लोग आए और इन लोगों को वहां से भगा दिया, असेंबली को डिसबैंड कर दिया, तितर बितर कर दिया। एज अ रिजल्ट वो जो जर्मनी को यूनिफाई करने की अटेम्प्ट थी, वो फेल्ड अटेम्प्ट बन गई, फेल्ड अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी। तो ये एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉइंट्स हैं लगभग ये, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का कि स्टेटस ऑफ वुमेन का क्या था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। हम देखते हैं कि थ्रू आउट दिस नेशन मेकिंग प्रोसेस वुमेन ने बहुत सारे अपने एसोसिएशंस एंड क्लब्स बनाए, बहुत इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया, स्प्रेड किया, बहुत मेहनत की इसमें। लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब बन गया, इन लोगों ने वुमेन को प्रॉपर स्टेटस नहीं दिया, मेंबर नहीं बनाया, उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया, ओनली एज ऑब्जर्वर्स। उनको एडमिट तो किया, ऊपर वाली गैलरीज में बैठने की जगह दी, लेकिन आप ऊपर बैठ के देखो होता क्या है, ऑब्जर्वर्स, नो वोटिंग राइट्स। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन के साथ गलत हो गया कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले, ऑब्जर्वर स्टेटस ही रहा उनके पास। ये है स्टेटस ऑफ वुमेन इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इसके अलावा भी बुक में थोड़ा सा और भी है कि जो मोनार्किस्ट थे, उन लोगों को लगा कि ये बार बार रिवोल्ट हो रहे थे, हमें कुछ ना कुछ लोगों को कंसेशंस और फ्रीडम्स देने पड़ेंगे। तो उन लोगों ने थोड़े बहुत फ्रीडम्स देने शुरू कर दिए। तो ये है यूनिट रिगार्डिंग एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। तो आप लोग इसको और पढ़िए, बुक में प्रैक्टिस कीजिए, ओके। एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके, शेयर भी कीजिए, सो दैट हम और ऐसा काम करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।